सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सटर्नली कितना ज्यादा अपनी आंतरिक स्थिति को सुरक्षित रख पा रहे हो। मतलब क्या कि एक्सटर्नल अगर कोई भी देश, हजारों लाखों देश हैं, उसमें से अगर किसी के पास इतना बुद्धि तनक जाए और आप पर हमला कर दे, तो आप कैसे अपने स्थिति को सुधार सकते हो, अपने डिसीजंस को सुधार सकते हो, अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें बीतता तो दाल भात है, वो आएगा जाएगा, खाएगा पिएगा सोएगा। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनी हाउ, तो हम लोग देखो ये कल देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर एक कमीशन, एक आयोग का एक कोलेजियम होता है, जिसके अनुसार आपके चीफ जस्टिस जो न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की सलाह ली जाती है, इसमें बहुत सारी बैठकें होती हैं, बहुत सारे परामर्श होते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। सो दैट इज डीप, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बीपीएससी फर्स्ट ग्रेड। बट तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि जो आर्टिकल हम लोग का 124 का 2 है, वो क्या डिस्कस करता है, वो प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता है। किसके प्रोसेस के विषय में? अपॉइंटमेंट ऑफ योर चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में डिस्कस करता है। किसके जजेस के बारे में? आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो अपॉइंटमेंट है, उसके टोटल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, ओके। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी कि टेन्योर ऑफ योर जजेस, न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, ये भी आपका जो टेन्योर है, टेन्योर जो है, ये आपका भी इसी 124(2) में ही दिया जाता है। और उसमें ये बता दिया जाता है, उसमें साफ इंगित कर दिया जाता है कि कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर बना रहेगा जब तक ना उसकी आयु 65 वर्ष तक ही बना रह सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर जज की आयु कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर्स तक। ठीक है, 65 ईयर्स के बाद वो नई पद को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, साधारणतः ये देखा जाता है कि जब जज 55 प्लस हो जाते हैं, तभी वो न्यायाधीश की जो पदवी है, अगर आप बोलते 10 साल का है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम साधारणतः नॉर्मली ये जो होता है आपका, नॉर्मली साधारणतः ये 55 ईयर्स से ही होता है। 55 ईयर्स के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। ऐसे तो उसके जो क्वालिफिकेशंस हैं, अर्हताएं हैं, वो तो अलग बात है, बट ऐसे एक्सपीरियंस की बात करें तो 55 ईयर्स इज रिक्वायरमेंट। ही हैज टू टेक सो मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको गलती उसके लिए इनटॉलरेबल है, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि जो ये प्रावधान है, ये रेजोल्यूशंस हैं, कुछ जो हमारे 124(2) में ही दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो 55 से 65 की एज में होगा। 55 दिया नहीं है न्यूनतम आयु, बट 65 दिया हुआ है। ठीक, अब अगर इसका और बताया गया है कि इसी 24 का 3 पार्ट जो है, इसमें ये बताया गया है कि जजेस की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। तो देखिए, पहली बात तो ये होगी कि इसमें बताया गया है अनुच्छेद आपके 124 ठीक है, क्या है? क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस, यानी कि न्यायाधीशों के क्या अर्हताएं हैं। क्या पहला तो वही है, नागरिक होगा, भारत का नागरिक होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा वही आपका एक जो पैटर्न होता है उच्च न्यायालय में एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वही चीज है, सबसे पहला तो आपके पास होना ही चाहिए कि वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा हाँ, कि वो उच्च न्यायालय में या इसके एकाधिक न्यायालय में 5 वर्षों तक के लिए जज होने का एक्सपीरियंस हो। एक तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ठीक है, सिटीजनशिप हो उसके पास, नागरिक हो। दूसरा क्या जोड़ा जाएगा? दूसरा बोला जाएगा या तो वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की अधिकारिता 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 किसकी? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की। ठीक है, इसमें 5 इयर्स तक वो क्या हो? न्यायाधीश हो। ठीक है, 5 इयर्स तक न्यायाधीश हो, या 10 साल लगातार वहां का क्या हो? वकील हो या एडवोकेट हो। ठीक है, इसमें आपका अगर वो जिला न्यायाधीश भी है, ठीक है, अगर कहीं का जिला न्यायाधीश भी है तो वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या उसके ऊपर किसी न्यायिक पद पर रहा हो तो वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। प्लस वो राष्ट्रपति की राय में, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उसकी राय में एक डिस्टिंग्विश्ड क्या हो? संविधान का और कानून का ज्ञाता। मतलब क्या कि एक आप बोलोगे कि पारंगत हो। ठीक है, इसमें हमारे संविधान में और हमारे न्याय व्यवस्था में, कानून में पारंगत किसकी दृष्टि में, किसकी राय में? राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय में।
राष्ट्रपति को राय इनडायरेक्टली कौन दे रहा है भाई? ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आर सेटल्ड नाउ। अब नेक्स्ट वाला लिखिए, न्यायाधीशों की शपथ, ओथ ऑफ जजेस। न्यायाधीशों की शपथ, ओथ ऑफ जजेस। देखो ये आपका आर्टिकल 124 के 6 में देखो 4 में घुसेगा और उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो बोलेगा ये इसके लिए मैच, जैसे मैच हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट आई विल राइट एज आर्टिकल 124 का 6। इसमें क्या दिया हुआ है? न्यायाधीशों की शपथ। ठीक, अब शपथ में ये पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है, या तो वो शपथ लेगा या तो वो प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है याद रखना, ये क्या करेगा, या तो शपथ लेगा या तो प्रतिज्ञान करेगा। प्रतिज्ञान यानी कि अफर्मेशन। ठीक है, प्रतिज्ञान यानी कि अफर्मेशन, शपथ यानी कि ओथ। ठीक, अब इस प्रतिज्ञान का जो स्वरूप होगा, स्वरूप यानी कि उसमें जो क्या लिखा होगा, जो भी इसका XYZ होगा, वो कहाँ पे? तीसरी अनुसूची में दिया रहेगा। तीसरी अनुसूची कहाँ पे दिया है? तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रतिज्ञान लेगा। ठीक है, तो वो क्या, पहली बात तो वो यही कहेगा कि जो हमारे संविधान है, संविधान के प्रति वो क्या रखेगा? पूरी श्रद्धा रखेगा, पूरी निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। ये तो पहला वो क्या रखेगा? संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। दूसरा क्या रखेगा? संप्रभुता और एक अखंडता पर पूरा का पूरा क्या करेगा? हाँ, बनाए रखेगा। ठीक है, और श्रद्धा पूर्वक, अपनी योग्यता पूर्वक ये सारी वो अपने विवेक, अपने कर्तव्यों, इन सब का पालन करेगा। और तीसरी बात, वो संविधान के विधियों की मर्यादा का ध्यान रखेगा। ठीक है, संविधान की मर्यादा, इतना कुछ पूछते नहीं है। बट नेक्स्ट यू कम ऑन द वेतन एंड कार्य शक्ति, सैलरी एंड वर्क कंडीशन। तीसरा नंबर है आपका वेतन, सिविल जॉब में पूछते हैं ना। हाँ, ये भीतर का जो इसका जो पूरा ओथ है, ये सब ना आपके सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स में पूछते हैं। हम लोग को इतना नहीं पूछेंगे, हम लोग को आर्टिकल मैचिंग करवाते हैं। तो ये वेतन और कार्य शर्तें यानी कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन। ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये आपका आर्टिकल 125 के 1 में दिया है। ठीक है, आर्टिकल 125 के 1 में दिया है। और ये कहा गया है कि ये कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगा। इनकी सैलरी, इनके वर्किंग पैटर्न, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? आपका संसद डिसाइड करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और किसका संसद डिसाइड करता है बताओ? और किसका संसद डिसाइड करता है बाबू? महान्यायवादी, महान्यायवक्ता, महाधिवक्ता जिसे हम कहते हैं, ये सारे कौन डिसाइड करता है? आपका संसद डिसाइड करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो आर्टिकल 125 का 1 तो बता दिया कि भाई तुम्हारे जितने भी वेतन होगा वो हमारे संसद निर्धारित करेगी। ठीक है, जो कि संविधान की दूसरी अनुसूची में बताया जाएगा। ठीक, उसके बाद जो 125(2) है वो ये बोलेगा कि कितने भत्ते मिलेंगे तुम्हें, कितना वेतन विशेषाधिकार मिलेगा, क्या तुम्हारी पेंशन होगी, क्या तुम्हारे अवकाश होंगे, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। ठीक है, तो 125 तो क्या कहेगा बताओ? 125 बोलेगा कि संसद जो है डिसाइड करेगा तुम्हारा वेतन। ठीक है, और 125(2) जो है वो क्या कहेगा कि तुम्हारा क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, तुम्हारे विशेषाधिकार क्या होंगे, फिर तुम्हारी पेंशन क्या होगी, ठीक है, और भी जो भी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तरीका वगैरह सारी चीजें, ये सब चीजें कौन से डिसाइड होगा? 125 का 2 में। और ये सारी चीजें जो वेतन वगैरह है, ये सारी चीजें आके अनुसूची 2 में। ठीक है, ओके, तो अनुसूची 2 में क्या दिया रहेगा? इसके वेतन के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये जो आपका सरकार है, ये जो आपकी सैलरी वगैरह डिस्कस कर रही है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि उसको कितनी छुट्टी वगैरह मिल रही है, ये भी तो उसी के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है ना कि समय समय पर क्या होता है कि जो इनकी जो सेवाएं हैं या इनकी सैलरी है, इन सभी पर विचार होता रहता है। इनको टेलीफोन वगैरह बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, कार, सब कुछ दिया जाता है, कार दिया जाता है, फिर मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, टेलीफोन वगैरह दिया जाता है, बहुत सारे विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं। तो ये सारे और साथ ही साथ उनका जो अंतिम माह के वेतन की 50% राशि पेंशन के तौर पे प्राप्त होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद, लिख लीजिए थोड़ा सा, प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम माह के वेतन में अंतिम माह के वेतन का 50%
पेंशन राशि के तौर पर दिया जाता है, पेंशन राशि के तौर पे। फिर इनको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी असिस्टेंस भी दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो खैर जो आपका ये है क्या कहते हैं कि सैलरी है, इनकी सैलरी अभी 2,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, ठीक है। ये कौन से न्यायाधीश है, ये अन्य न्यायाधीश है, जबकि मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है। जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसकी सैलरी है, उनकी सैलरी है 2,80,000, 2,80,000। और जो आपके अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश, उनकी सैलरी है आपकी 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000, ठीक है। ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश CJI के। ये सब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ रहे हैं, तो इतना काफी है, ठीक है। अब देखो नियुक्ति हम लोग, अच्छा इन सबका पद अगर रिक्त, देखो चीफ जस्टिस का पद कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति ना हो तो CJI रहेगा, CJI भी ना हो तो वरीयता क्रम के अनुसार जो आएगा वो रहेगा। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अब देखो न्यायाधीश को हटाए जाने की एक प्रक्रिया होती है, मान लो कभी ऐसा तो प्रोसीजर नहीं आना चाहिए, बट अगर कभी पद की रिक्तता, जिसे बोलते हैं हम वैकेंसी ऑफ पोस्ट, लिखिए थोड़ा सा, पद की रिक्तता कैसे हो सकती है, जो हमारे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पद की रिक्तता यानी कि वैकेंसी ऑफ पोस्ट, एक तो वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले अपना नॉर्मल तरीके से वो पद को छोड़ दे, दूसरा उसके 65 वर्ष के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या वो राष्ट्रपति, अच्छा वो अपनी, अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे, वो अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को देगा। या ये सभी जब नॉर्मल कंडीशंस चले जाते हैं तो अगर ये अंतिम तरीका जो हम कहेंगे, अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो मिसबिहेव्ड है, वो हमारे संविधान की मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो फिर उस पर क्या लगता है, महाभियोग लगता है, ठीक है, क्या लगता है, महाभियोग। मतलब वो अपने मिसबिहेवियर किया है, अपनी कैपेसिटी का सही उपयोग नहीं किया है, तो उस पर क्या लगता है, महाभियोग या इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है। अब फिर जब उसको महाभियोग या इम्पीचमेंट लगेगा तो उसको हटाने का एक तरीका भी होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यायाधीशों को हटाने का तरीका, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति पर ही सिर्फ महाभियोग नहीं लगता, राष्ट्रपति पर ही सिर्फ महाभियोग नहीं लगता, महाभियोग नहीं लगता, आपके जो न्यायाधीश होते हैं, किसके न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है, इम्पीचमेंट लगता है। और क्यों लगता है, अगर उन्होंने अपनी मिसबिहेवियर किया, मिसबिहेवियर या फिर असमर्थता, ठीक है, ओके। तो फिर इनको क्या किया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा, रिमूवल यानी कि हटाया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर, एक प्रोसीजर अपना जाता है, लिखिए उसको थोड़ा सा। आर्टिकल 124 के फोर्थ में, किसमें ये हटाने का प्रोसीजर किसमें बताया गया है, आर्टिकल 124 के 4 में बताया गया है कि कैसे न्यायाधीशों को हटाया जाना चाहिए, ठीक है, कैसे हटाएंगे, वही सेम प्रोसीजर। देखो एक तो ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, तो इसको लाया कहाँ से जाए, तो ये संसद विधि बनाई जाती है, संसद में हमारी विधियां बनाई जाती हैं, जिसमें उपबंध बनाए जाते हैं, जिससे कि इन पर ये इंक्वायरी लागू की जा सके। तो थोड़ा सा लिखिए, ठीक है। आर्टिकल 124 का 5 है, आर्टिकल 124 का 5, ठीक है, इसमें बताया गया कि संसद एक विधि के द्वारा, संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया, संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को ठीक है, विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध बनाए गए हैं, जिसमें 1968 में महाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का अधिनियम बनाया गया है, 1968 में, हाँ 1968 का जजेस को हटाया जाना, मतलब न्यायाधीश को जांच अधिनियम, एक्चुअली इसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। क्या अधिनियम है, न्यायाधीश जांच अधिनियम
1968, ठीक है। इसने आज अधिनियम 1968 के अनुसार ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको डिस्कस किया गया है। तो वही इनकैपेसिटी और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये प्रस्ताव पास किया जाएगा तो लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इनको हटाए जाने का प्रोसीजर ऐसे ही नहीं होता है। इसमें इनके जो महाभियोग लगता है, फिर महाभियोग में जिनका प्रोसीजर होता है, तो लोकसभा में हमें 10 लोकसभा में सॉरी 10 बोले 100 लोकसभा में हमें 100 चाहिए और राज्यसभा में हमें 50 लोगों सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर चाहिए और ये सभी हस्ताक्षर चाहिए। जो फॉर्म्स होंगे वो कहाँ सबमिट किए जाएंगे, उसके अध्यक्ष को, उस सभा के सभापति को या सभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सभापति प्रस्ताव स्वीकार करेगा, फिर उसे 3 व्यक्तियों की समिति गठित करनी पड़ेगी, फिर वो गठित समिति में फिर उसके ऊपर जो भी अभियोग लगे हुए हैं उनकी जांच होगी। और ये जो न्यायमूर्ति है तीसरा ये जो आपका जो इस अभियोग जो आयोग जो डेवलप किया जाता है ना 3 लोगों का, उसमें कौन कौन बैठेगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसका अन्य न्यायाधीश हो सकता है। और तीसरा क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा पारंगत विधिवेत्ता होगा, यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये 100 और 50 लोगों का क्या आया, हस्ताक्षर आया। हस्ताक्षर आके दोनों ने सभापति को दे दिया, सभापति ने स्वीकार कर लिया। अब सभापति एक समिति गठित करेगा, ठीक है। समिति गठित करेगा, ठीक। इस समिति में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, ठीक है। 3 लोगों में एक सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश हो या तो अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य जज हो और अन्य जज हो, कोई भी आ सकता है, अन्य जज हो, ठीक है। प्लस हाई कोर्ट का आएगा, हाई कोर्ट का किसी भी हाई कोर्ट तो हमारे पास एक नहीं है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, तो किसी भी हाई कोर्ट का एक जज मुख्य जज आया, मुख्य न्यायाधीश आए या और कोई अन्य भी आ सकता है, अन्य जज भी आ सकता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर बहुत ही पारंगत विधिवेत्ता, यानी कि बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट आना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड इसे हम लोग कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। कोई भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, फिर ये सारी जांच करेंगे कि उसने मिसबिहेव किया है, उसने अपनी असमर्थता दिखाई है, जो भी XYZ कुछ भी, या तो वो सही पाएगा या तो वो गलत पाएगा तो वो राष्ट्रपति को अपना सारा प्रस्ताव वगैरह सारी चीजें देंगी। सारी चीजें देने के बाद न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है पद से हटा देता है। क्लियर है, ओके। ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है एंड इट इज रियली वेरी शॉर्ट में उसका काम निपटा लिया गया। एक इस हटा देने से जुड़े मामला है, एक सर्वोच्च न्यायालय के ने जो वी रामास्वामी से जुड़ा मामला आता है। किससे, वी रामास्वामी, लिखिए थोड़ा, वी रामास्वामी, ठीक है। इससे जुड़ा मामला आया था, लेकिन क्या हुआ कि इससे जुड़ा मामला होने के साथ ही साथ लोकसभा जो थी वो भंग हो गई थी, अब मुझे बताओ, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या तो भी महाभियोग का जो संकल्प है, ठीक है, वो लैप्स हो जाएगा कि लैप्स नहीं होगा। सही बात है कि जो ये लोकसभा तो भंग हो गई थी, इनका जो केस था एक्चुअली काफी इनके प्रति फेवरेबल रहा सिचुएशंस, इनको लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा भंग हो गई, पर इनका जो केस था, जो महाभियोग लगा था, वो तो लैप्स हुआ नहीं, ठीक है। फिर मतदान हुआ, बहुमत हुआ, ये वो, तो क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी तो पर्याप्त बहुमत नहीं मिलने के कारण इनके ऊपर वो महाभियोग लगा नहीं, मतलब इनका कुछ वो हटाया नहीं गया। बट एनी हाउ, अगर कोई ओवरऑल ये पूछे कि अगर लोकसभा भंग हो जाए तो क्या कुछ होगा, तो बोला नहीं, बिल्कुल भी महाभियोग लैप्स नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ देखिए, अगर आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स है। पहली चीज, आप चाहे इंग्लैंड का देख लो, इंग्लैंड का क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो न्यायिक समिति है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को हैंडल करती है। बट एनी हाउ राष्ट्रपति से परामर्श वगैरह सब कुछ होता है। बट लीव इट, अगर आप अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। पहला देखिए, मूल या आरंभिक अधिकारिता। अगर कभी ऐसे केसेस आएंगे उसके पास, जैसे एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ कोई राज्य हो, एक तरफ एक राज्य हो, एक तरफ अलग राज्य हो, या एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ बहुत सारे राज्य हो, ठीक है, बहुत सारे राज्यों का एक राज्य के साथ, बहुत सारे राज्यों का बहुत सारे राज्यों के साथ, भारत सरकार का राज्यों के साथ, एक राज्य या अनेक राज्य का, तो ऐसे जितने भी केस होंगे वो आपके सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और किसी कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको एक बार कि जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, या कि
मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात करते हैं, मूल या आरंभिक अधिकारिता की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भारत सरकार या एक राज्य, ए पर ए बना के लिखिए, भारत सरकार या एक राज्य का और एक राज्य के साथ, या एक राज्य का अनेक राज्यों के साथ, तीसरे नंबर पर एक राज्य का अनेक राज्यों के साथ कोई किसी भी प्रकार का विवाद हो, ऐसे जितने भी मामले हैं सब पर सर्वोच्च न्यायालय हल करता है। आर्टिकल है 131, ठीक है। अब इस आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ बता दिया है कि ये जो पहला मूल अधिकार का जो क्षेत्र, जो आपका मूल जितने भी समस्याएं रहती हैं राज्यों का, भारत राज्यों का, भारत सरकार के साथ या आपस में अंतर्राज्यीय, तो उसमें इसने बता दिया है कि भाई ये कुछ 3 अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं जिनको मैं हैंडल नहीं करूंगा, तो पहला वाला लिखिए थोड़ा सा। कोई भी नागरिक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध केस नहीं चला सकता आपके सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी नागरिक डायरेक्ट राज्य सरकार हो गया या आपकी केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार पर डायरेक्ट केस नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखिए, अब संविधान इसमें बताया गया है कि संविधान के आरंभ से, ठीक है, एकदम संविधान के आरंभ से पहले अगर कोई भी संधि हुई हो, ठीक है, या कोई भी सनद हुआ हो, ठीक है, कोई भी अन्य लिखित कोई भी मामला होगा, ठीक है, वो इस 131 के अधीन नहीं आ सकता, ठीक। मतलब संविधान जहाँ से आरंभ हुआ उसके पहले, समझ रहे हो, संविधान आरंभ होने से पहले अगर कोई ट्रीटी हुई है, कोई संधि हुई है, कोई सनद हुआ है या कोई लिखित दस्तावेज है, तो वो सारी चीजें 131 में हैंडल नहीं होंगी। सर्वोच्च न्यायालय इस 131 में बताया क्या है, उसने अपना क्षेत्राधिकार बताया है। 131 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना क्षेत्राधिकार बताया है, एक्चुअली क्षेत्राधिकार बताया है, ठीक है। और इस क्षेत्राधिकार के 3 अपवाद हैं, ठीक। तो इस 131 में उसने शामिल नहीं किया है इस चीज को, याद रहे। इस 131 में उसने इस जो आपके संविधान आरंभ होने से पहले जो संधि, सनद या कोई भी लिखित, दूसरे नंबर पर क्या है कि आपके संविधान आरंभ होने से पहले, ठीक है, कोई भी आपका संधि हो गया, ट्रीटी हो गया या सनद हो गया या कोई भी लिखित दस्तावेज इस क्षेत्राधिकार में नहीं आते, ठीक है, क्लियर है। तीसरे नंबर पर वो क्या कहेगा, तीसरे नंबर पर ये कहेगा संविधान के कुछ जो अन्य अनुच्छेद हैं, ठीक है, उनमें जैसे कि आप ले लो कि अनुच्छेद 262 वाटर ट्रीटीज को डिस्कस करता है, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 32 जो है इंटर स्टेट वाटर कमीशन को डिस्कस करता है और वो कहता है कि ये हमारा विषय नहीं है। 200 जिसमें क्या कहता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मैं अपना कोई हिस्सेदारी या मेरा 131 के अंदर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल इंटर स्टेट वाटर कमीशन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे इंटर स्टेट वाटर कमीशन यानी कि अंतर्राज्यीय जल आयोग, ठीक है। इसके अंदर जो जल आपस में राज्य जो अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इनके इसमें नहीं आता। और ये चीज कहाँ पे डिस्कस्ड है, ये आपके संविधान का आर्टिकल 262 है, संविधान का आर्टिकल 262 है, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। हाँ, आर्टिकल 262 है और ये मेरा विषय नहीं है। कौन कहता है भाई, कौन कहता है, ये आपका हाँ आर्टिकल 131 ही कह देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिट अधिकारिता, WRIT, रिट अधिकारिता या